डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। प्रीवियस वीडियोज में हम लोग इकोसिस्टम की डेफिनेशन, उसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम जनरली जो है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है: परमानेंट इकोसिस्टम, टेम्परेरी इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। परमानेंट और टेम्परेरी इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल टाइप के इकोसिस्टम हैं, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। इनको हम एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट इकोसिस्टम के बारे में। परमानेंट इकोसिस्टम को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले या जो स्थलीय पारितंत्र कहलाते हैं, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है जल के अंदर पाए जाने वाले इकोसिस्टम होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हमने फिर फर्दर तीन प्रकार के जो है इकोसिस्टम में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फिर डेजर्ट इकोसिस्टम है, उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को हमने स्टडी के पर्पज हेतु दो भागों में डिवाइड किया है: लोटिक इकोसिस्टम एंड लैंटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जहां पर जो पानी है जो रनिंग कंडीशन में रहता है। पानी जो है यहां पर जो है रनिंग कंडीशन में रहेगा। रनिंग कंडीशन में हमेशा रहेगा। और ये लोटिक इकोसिस्टम जो है, फिर से हमने इनको देखी, जैसे रिवर है, लेक है और स्ट्रीम्स है। अगर हम तीनों में देखें तो पानी हमेशा जो है उनका पानी का हमेशा मूवमेंट रहता है, रनिंग पोजीशन में यहाँ पर वाटर रहता है। जबकि देखिए दूसरे प्रकार का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो लैंटिक इकोसिस्टम है। यहाँ पर पानी जो है वो उसका मूवमेंट नहीं होता है और यहाँ पर जो पानी है वो स्टिल फॉर्म में पाया जाता है। और जो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो पॉन्ड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉन्ड का जो पानी है वो हमेशा स्टेगनेंट या स्टिल रहता है और वो मूव नहीं करता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम होते हैं और ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं होते हैं। यह मैन या जो मनुष्य के हैं उनके द्वारा डेवलप किए गए पारितंत्र हैं। इसको भी हमने फर्दर कई भागों में डिवाइड किया है, जैसे एक्वेरियम। एक्वेरियम आजकल ये फैशन हो गया है कि लोग घरों में भी एक्वेरियम को डेवलप करने लगे हैं। लोग घरों में अपने एक्वेरियम लगा लेते हैं, उसमें कुछ मछलियाँ वगैरह रख लेते हैं, कुछ स्टोन वगैरह रख लेते हैं, वाटर फिल्टर लगा लेते हैं, है ना, थर्मोस्टेट लगा लेते हैं, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको मिलता रहे मछलियों को। तो एक विशेष प्रकार का एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। दूसरा जो इकोसिस्टम की क्रॉप लैंड्स है। हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो जगह है, अपने खेतों में जो विभिन्न प्रकार की फसलों को जो है ग्रो करते हैं। तो ये भी एक विशेष प्रकार का जो है मैन मेड इकोसिस्टम है। गार्डन है, आजकल बड़े बड़े घरों में लोग अपने गार्डन डेवलप करने लगे हैं, तो वो भी एक विशेष प्रकार का जो है इकोसिस्टम होता है। लार्ज डैम्स हैं, नदियों के पानी को रोकने के लिए जो है आजकल बहुत ज़्यादा डैम बन चुके हैं, बनाए जा रहे हैं, तो वो भी एक विशेष प्रकार के जो है मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। इसके बाद हम लोग जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोगों ने जो है पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसमें भी हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम एक और विशेष प्रकार के इकोसिस्टम की बात करेंगे जो कि नेचुरल होता है, लेकिन वो टेम्परेरी टाइप का इकोसिस्टम होता है, जिसको हम रेन फेड इकोसिस्टम भी कहते हैं। अर्थात जब बारिश का पानी कहीं किसी स्थान पर भर जाता है तो वहाँ पर एक टेम्परेरी टाइप का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी आना शुरू हो जाती है, तो वो
पानी जो है धीरे धीरे ड्राई हो जाता है और वहाँ से वो इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार के इकोसिस्टम भी नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं, कुछ ही समय के लिए रहते हैं और उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम देखें तो किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट का होना बहुत आवश्यक है, और ये कंपोनेंट जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोज में भी देख चुके हैं कि ये एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी लाइफ नहीं होती है और ये निर्जीव होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के कंपोनेंट जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट होते हैं और इनको हम बायोटिक कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो हमारी जो पृथ्वी है उसके 19% जो भाग है उस पर जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाए जाते हैं। यह अबाउट 19% जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है उस पर जो है ग्रासलैंड जो है सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। अगर हम बात करें ग्रासलैंड की, तो ग्रासलैंड जो है जनरली इसमें हर्ब और श्रब्स ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है बड़े वृक्षों का जो है अभाव होता है। यह एक ट्रांजिशनल जोन होता है। अगर हम डेजर्ट से फॉरेस्ट की तरफ चलें तो हमको इन बिटवीन डेजर्ट और फॉरेस्ट जो है ग्रासलैंड देखने को मिल सकते हैं। ये एरिया ना तो डेजर्ट होता है ना ही ये फॉरेस्ट होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन होता है जिसमें जो है बड़ी बड़ी ग्रासेस पाई जाती हैं और वृक्षों का यहाँ पर अभाव होता है। अगर हम एक अपनी पृथ्वी को ड्रॉ करें तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो आभासी लाइन है, इसको हम जो है लाइन ऑफ इक्वेटर बोलते हैं, अर्थात ये जो है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के पास वाले जो ग्रासलैंड एरिया हैं उनको हम जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे हम लोग अगर इक्वेटर जो लाइन ऑफ इक्वेटर है उससे दोनों तरफ नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड हैं उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जनरली जो है टेम्परेचर वो सामान्य से थोड़ा अधिक रहता है, जबकि टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वहाँ पर टेम्परेचर जो है कम रहता है। आइए बात करें अब इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स की। किसी भी इकोसिस्टम में, या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो यहाँ पर जो एबायोटिक कंपोनेंट जो होंगे वो जनरली जो है हम बात करें तो यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट में देखिए सॉइल होगा, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, टोपोग्राफी है। ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी पाए जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सब न्यूट्रिएंट्स भी जो है सॉइल में हमको प्राप्त होते हैं। तो ये सभी जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में जैसे हमने अभी अगर हम मेरे जो एक प्रीवियस वीडियो पढ़ा हुआ है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम का है, तो वहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है। लेकिन ग्रासलैंड के अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम से थोड़ा सा इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर जनरली जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रोड्यूसर यहाँ पर जो जनरली हर्ब और श्रब्स होते हैं, जो झाड़ियाँ और जिनको हम कहते हैं। और ये झाड़ियाँ जो है कई प्रकार की होती हैं, जैसे डाइकेंथियम है, साइनोडोन है, डेस्मोडियम है, ब्रेचेरिया है, स्पोरोबोलस है, डेक्टाइलोटीनियम है, और बहुत सारी इस प्रकार की झाड़ियाँ जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाती हैं, जिनका कार्य होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, जिससे जो उस इकोसिस्टम के जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने भोजन के लिए इन पर डिपेंड रहते हैं। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर जैसे अन्य इकोसिस्टम में होते हैं, तो इस इकोसिस्टम में भी इन कंज्यूमर्स को हम
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस। ये शाकाहारी जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए जो है प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए काव है, बफेलो है, सीप है, डियर है, रैबिट है और कई प्रकार के जो इंसेक्ट हैं लाइक टर्माइट्स। तो ये सब जो है प्राइमरी कंज्यूमर किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये उपस्थित होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो जनरली जो है कार्निवोर्स होते हैं और अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं। इसमें देखिए जैकाल है, फॉक्स है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड्स है। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो टर्सरी कंज्यूमर में जनरली ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रेडेटरी बर्ड्स हैं वो सामान्यतः आती हैं, जैसे हॉक है, वल्चर्स है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर हम लॉइन की प्रेजेंस को भी देखते हैं। तो ये सब जो है जनरली ये भी कार्निवोर होते हैं और अपने भोजन के लिए जो है सेकेंडरी कंज्यूमर और या प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में वो जो हैं वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि किसी भी इकोसिस्टम का एक अहम भाग होते हैं। और जनरली डिकम्पोजर्स जो हैं वो बैक्टीरिया और फंगस इस कैटेगरी में आते हैं। जनरली जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो किसी भी इकोसिस्टम के जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है उनको ऊपर ग्रो करते हैं और उनको ग्रो करने के बाद उनको उनकी बॉडी को डिसइंटीग्रेट करते हैं, धीरे धीरे उनको तोड़ते रहते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में फिर से वापस आ जाते हैं। ये क्या करेंगे, ये जो है डेड बॉडी को, जो डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज जो एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं या जो डेड प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं और उनको ये डिसइंटीग्रेट करते हैं या इनको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद इनके शरीर में जो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि मिनरल से मिलकर बनी हुई हैं, फिर से ये उनको उनके मिनरल्स में बदल देती हैं और ये मिनरल फिर से जो है सॉइल में चले जाते हैं और इनको फिर से प्रोड्यूसर जो हैं इनको अपने लिए जो है उपलब्ध करा पाते हैं और जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और फिर से इनको जो है कंज्यूमर इन पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल है जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं जो कि किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा चलती रहती हैं और न्यूट्रिएंट्स का कभी भी इकोसिस्टम में लॉस नहीं होता है। न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाते हैं और कंज्यूमर जो हैं जब उनकी डेथ हो जाती है नेचुरल, तो वो फिर से जो है उनको ऊपर डिकम्पोजर्स वर्क करते हैं और डिकम्पोजर्स उनके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के रूप में हैं, फिर से उनको जो है डिसइंटीग्रेट करते हैं और उनको वापस फिर से सॉइल में भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो ये आज मैंने ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में आपको बताया था। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, पॉन्ड इकोसिस्टम, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अब फर्दर हम लोग इकोसिस्टम में अगले टॉपिक में हम लोग फूड चेन, फूड वेब या जो अन्य जो इकोसिस्टम जो टर्म्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू अभी के लिए। फिलहाल आपने मेरे वीडियो को सुना, देखा, लाइक, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें और इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।